तो प्यारे दोस्तों, लौट आओ मैदान में। हमारा इंतजार चल रहा है और इंतजार जो है वो ऋग्वेद का एक युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध जिसका नाम है दास राज्ञ युद्ध। तो हेडिंग डालो आप इस युद्ध की, दास राज्ञ युद्ध की। ये एक तो ध्यान रखना, दास राज नहीं है, दास राज्ञ युद्ध। दास राज्ञ, दास राज शब्द गलत है, ठीक है। युद्ध क्यों हुआ, पहले हेडिंग डाल दो। युद्ध क्यों हुआ? ऐसा है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में? सातवां मंडल, जिसके लेखक कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ ने इसका उल्लेख किया है। इसमें बताया गया कि रावी नदी है ना, बोले तो पुरुषणी। अरे कल ही तो याद कराया था, रवि एक ही पुरुष। तो रावी नदी अर्थात पुरुषणी नदी के तट पर त्रित्सु वंश, भरत वंश का दूसरा नाम क्या था? त्रित्सु। त्रित्सु वंशी राजा सुदास ने सुदास ने 5 आर्य एवं 5 अनार्य, अर्थात कुल कितने? 10 कबीलों को पराजित किया। तो 10 राजा एक साथ लड़ने आए थे, उन्हें इसने अकेले नहीं पराजित कर दिया। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था कि सुदास ने अपने, सुदास का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, उसको निकाल दिया। कौन निकाल दिया? विश्वामित्र नाराज हो गया, निकाल दिया। और किसको बनाया? वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया उसकी जगह। अब इसे विश्वामित्र नाराज हो गया नहीं? तो नाराज विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया बदला लेने के लिए। 10 राजाओं का संघ बनाया और युद्ध किया। ये विश्वामित्र कौन सा है जिसने कौन सा मंडल लिखा था? तीसरा। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र। तो ये है दास राज्ञ युद्ध। अब यहां कुछ अनार्य कबीलों के नाम मिलते हैं। आर्य कबीले तो याद है आपको? कौन कौन से आर्य कबीले? अनु, यदु, पुरु, तुर्वस, द्रहयु, याद है? तो अनार्य कबीले, ये याद करने में जोर आएगा और इनका कोई ट्रिक भी नहीं है। पहला है चुमोरी, दूसरा है धुनी, तीसरा है संबर,
तो बस ये 3 कबीलों का उल्लेख इसमें मिलता है, ये याद कर लो। चोमुरी, धुनी, संबर, 3 कबीले। अभी इसको उतार दो, ये ऋग्वेद काल का राजनीतिक स्थिति खत्म हो गई है। लिख दिया क्या? तो अब हेडिंग डालो, उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति। तो क्योंकि ऋग्वेद में ज्यादा समस्या थी, उत्तर वेद में इतनी है नहीं, तो हम फटाफट इसको पढ़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात है, 15 से 20 मिनट में खत्म कर लेंगे, टॉपिक छोटा ही है। उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति। तो क्या चेंज आया, आप लोग ये समझने की कोशिश करें। उत्तर वैदिक काल का समय कितना दोस्तों? ये सही है ना? जहां ऋग्वेद काल में लोहा है, क्या इस काल में क्या है? ऋग्वेद काल में स्थायी रूप से नहीं बसे, इसमें स्थायी रूप से बस गए। क्योंकि मैंने कल बताया था कि ऋग्वेद काल से तुलना करो, तुलना पर ही निर्भर करेगा इसका समय कितना। 1500, 1000, तो ये पुराना समय। इसमें क्षेत्र कौन सा है? सप्त सिंधु, यानी सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, सारी राजस्थान तक का क्षेत्र है। और इसका क्षेत्र कौन सा है? गंगा, यमुना, दोआब। तो ये क्षेत्र, ये इसमें लोहा है क्या? तो क्या है? तांबा। इसलिए यहां राज्य जो है स्थायी रूप से बसा है, क्या जन, ये क्या है? खाना बदोश। ये अपनी बात होगी। जबकि यहां पर क्या होगा, जब लोहे के द्वारा जंगल काट दिए जाएंगे, आग लगा दी जाएगी, और जंगलों में आग लगा करके जब साफ कर लेंगे, उपजाऊ जमीन मिलेगी। लोहे की सहायता से खेती करना संभव होगा, अच्छी खेती होगी। क्योंकि हल का फाल जो होता है, हल, लकड़ी का हल, तो लकड़ी के हल, हल देखा आपने जो बैलों से जोता जाता है, इस प्रकार जैसे मान लो एक बैल यहां और दूसरा बैल यहां, समझ रहे? 5 नहीं होते? अरे मैंने तो यूं बढ़ाए है ना, आप लोग तो यहां ये जो हल होगा, यदि लकड़ी को हम जमीन में बैल खींचेंगे तो लकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि जमीन में पत्थर भी आएगा, जमीन में कोई पेड़ की जड़ भी आ सकती है, तो लकड़ी का फाल चलेगा क्या? नहीं। फिर यदि मान लो तांबा है आपके पास, तो तांबे का फाल आपने लगा दिया, इस प्रकार का तांबे का फाल आपने लगा दिया, तो भी काम नहीं देगा, क्योंकि यदि 3-4 किलो का पत्थर जमीन में गड़ा हुआ है, तांबा तो मुड़ जाएगा। लेकिन आपने हल के अंदर यदि लोहे का 5-6 किलो का जो कुश होती है या फिर फाल जो होता है,
उसको जमीन में तिकोना से यहां लगा करके और इसको चमड़ी से बांध दिया और अब बैल खींचेंगे तो मुड़ेगा क्या? गहरी जुताई होगी, खेती होगी। जब खेती होनी शुरू होगी, उपजाऊ जमीन है या गंगा यमुना दो अब है या नहीं, पानी की कमी है क्या? इसलिए खेती का भयंकर विकास होगा। अब लोगों के पास खेत है, जमीन है, पानी है, अब छोड़कर दूसरी जगह जाने की जरूरत है क्या? इसलिए अब इनका स्थायी निवास होगा, स्थायी रूप से बस जाएंगे, पहचान हो जाएगी, स्थायी बसावट। और इससे पहले अस्थायी बसावट वाले राज्य क्या कहलाएंगे? और अब जब स्थायी बस जाएंगे तो राज्य क्या कहलाएगा? जनपद। वेरी गुड, जिस किसी ने बताया, वेरी गुड, जनपद। इसलिए ऋग्वेद में जहां राज्य कौन है? जन। उत्तरवेद में राज्य क्या होगा? जनपद होगा। क्योंकि अब जनपद की पहचान किससे होगी? स्थायी बसावट से। इसलिए कई जन आपस में मिलेंगे, कई जन आपस में मिले और मिलकर के क्या बना लिया? जनपद। जैसे दोस्तों जो भरत था ना, भरत या त्रिस्तु, उसके साथ में पुरु भी मिल गया और दोनों ने मिलकर के बना लिया कुरु। जो कुरुक्षेत्र, कौरव जिनकी बात होती है, ये कुरु जनपद अब है। और ये राजधानी कहां बनाई इन्होंने? हस्तिनापुर। अब ये जगह हस्तिनापुर फिक्स है, पहचान जमीन से है। अब घूमने से पहचान नहीं है, स्थायी निवास है। इसी तरह से दोस्तों जो क्रीवी जनपद था, क्रीवी, उसके साथ तुर्वस जनपद मिल गया और इन्होंने नया जनपद बना लिया, पांचाल। पांचाल, पांचाल नहीं समझे? पांचाली, द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी या नहीं? तो ये अर्जुन जहां हस्तिनापुर के थे और ये जो द्रौपदी थी पांचाल की थी, जिसे पांचाली भी कहा जाता था। तो ये पांचाल जनपद बना क्रीवी और तुर्वस दो जनों से मिलने से। तो इस प्रकार बड़े बड़े जनपद हमें दिखाई देते हैं। अब राजा जो है वो शक्तिशाली होगा या नहीं? क्यों होगा? क्योंकि राजा के पास में अब नियमित कर है, नियमित कर होंगे और नियमित कर से राजा क्या होगा? शक्तिशाली होगा। राजा के पास धन होगा, इसलिए अब राजा अनेक यज्ञ करवाएगा। जैसे राजा बनेगा तब भी राज्य अभिषेक यज्ञ, तो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था में चेंज आया। तो मैं लिखवा रहा हूं, आपको लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखेंगे आप। ठीक है, लिखेंगे। इस समय गंगा यमुना दोआब में, इस समय गंगा यमुना दोआब में स्थायी बसावट शुरू हुई। लौह क्रांति के कारण, लौह क्रांति के कारण कृषि का विकास हुआ। राजा नियमित कर लेने लगा। राजा नियमित कर लेने लगा। राजा शक्तिशाली हुआ।
छोटे छोटे जन छोटे छोटे जन जमीन पर स्थायी रूप से बसने के बाद जमीन पर स्थायी रूप से बसने के बाद जनपद कहलाए। छोटे छोटे जन जमीन पर स्थायी रूप से बसने के बाद जनपद कहलाए। अब इसमें लिख दो, कई जन मिलकर जनपद बने, कई जन मिलकर बड़े जनपद बने, बड़े जनपद बने। जैसे जैसे भरत प्लस पुरु बराबर कुरु, भरत प्लस पुरु बराबर कुरु, भरत प्लस कुरु सॉरी भरत प्लस पुरु बराबर कुरु। हाँ, कुरु वंश जो बाद में बना, कुरु बाद में, पहले पुरु है। मैंने तुम्हें बताया था ना, अन्नू यादव पूरी तरह, तो पुरु है वहां पर, पुरु। तो भरत प्लस पुरु बराबर कुरु, कोष्टक में हस्तिनापुर कर देना। और कृवि प्लस तुर्वस बराबर पांचाल, ये भी लिख दो। कृवि बराबर सॉरी कृवि प्लस तुर्वस बराबर पांचाल, लिख दिया। लिखे, नियमित कर प्राप्त होने के बाद राजा शक्तिशाली हुआ। शक्तिशाली हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी राजा की शपथ का उल्लेख मिलता है। का उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्रों से पृथ्वी का स्वामी एकराट कहा गया है। पृथ्वी से समुद्रों का समुद्रों से पृथ्वी का स्वामी, यानी राजा जब पूरी पृथ्वी जीत ले, समुद्रों पर भी कब्जा कर ले, तो धरती पर एक ही बसता है, एकराट कहलाता है। एकराट कहा गया। आगे लिख दें, सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में
में राजसूय यज्ञ सतपथ ब्राह्मण, मैंने बताया तो था आपको ग्रंथ ये किसका है, सतपथ यजुर्वेद। यस, तो सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ सहित अनेक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ओके, तो मुख्य बातें यहां आ गई। अब मैं 5 यज्ञ बताऊंगा आपको, आप लोग एक एक करके सुनेंगे 5 यज्ञ। तो राजा यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको शक्ति प्रदर्शन करना, पैसे हैं, दिखाना है, बताना है कि मेरे बराबर हाँ कोई भी नहीं है। राजसूय यज्ञ तो ये कब किया जाता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था ना, तब। मान लो कि राजा के पिताजी की डेथ हो गई, अब उसके 2-3 बेटे हैं, जनता दूसरे को भी राजा बनाना चाहती है, सेनापति भी राजा बनना चाहता है, तब राजा का जो बेटा है वो ये यज्ञ आयोजन करेगा। तो एक तो कब किया जाता था? राज्याभिषेक के अवसर पर ये यज्ञ आयोजित किया जाता। फिर जो रत्नीन है यानी मंत्री, उन मंत्रियों को बुलाया नहीं जाता ना। यज्ञ आयोजन करने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद, राजा जो रत्नीन होते थे के घर जाता, एक एक करके। जैसे मान लो कि मैं राजा बन रहा हूं और तुम सारे रत्नीन हो, मंत्री हो रहे हैं, कोई पुरोहित, कोई सेनानीर, कोई ब्राह्मणीर, कोई व्राजपति, ये आगे स्पष्ट बैठे हैं सारे। स्पष्ट का मतलब गुप्तचर। तो हो सकता है तुम मेरा साथ ना दो, तुम सेनापति के साथ हो, या फिर मान लो कि तुम मेरे भाई के साथ हो, वो भी राजा बनना चाहता है। मैं तुम्हें अकेले अकेले पकड़ूंगा तुम्हारे घर पे जाके। सेना साथ लेकर के गया, जितनी भी मेरे साथ आई, और इसके बाद मैंने ये यज्ञ किया और पंडित जी ने लगा दिया तिलक, राज तिलक मिल गया। फिर सेना लेकर के प्रत्येक के घर जाऊंगा। अब तो मेरी बहुत विरोधी है, मेरे बड़े भाई के पक्ष में मान ले, या सेनापति के पक्ष में, मेरे को राजा नहीं बनाना चाहती, तो आप सारे इकट्ठे रहोगे तो मेरा विरोध कर सकते हो। लेकिन अब मैं अकेले अकेले घर जाऊंगा, तेरे घर जाकर के सेना लगा दूंगा घर के चारों ओर, बोलूंगा कि बता, तो कहेगा नहीं नहीं आप ही राजा हो। ठीक है, तू बता, आप ही राजा हो। तू बता, आप ही राजा हो। तो अलग अलग रत्रीन जो है उसे राजा स्वीकार कर लेंगे और राजा का विरोध शांत हो जाएगा। दूसरा, मान सम्मान भी होगा। रत्नीन के घर गए तो उनको अच्छा लगेगा, यार बेचारा देखो अपने घर आया है, ठीक है ना, बढ़िया आदमी है, ठीक है, दे दो समर्थन। इसलिए तो बदले में रत्नीन उसको फिर कोई ना कोई गिफ्ट तो देंगे ना, यार राजा बनो कुछ तो दोगे। अरे कोई टोपी दे दो, फूल दे दो, कुछ भी दे दो, एक पेन ही दे देना, मतलब राजा बने, तलवार ही दे दो यार, कुछ तो दोगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जो भेंट दी जाती थी उसे रतन बली, तो राजा को भेंट दी जाती, राजा को भेंट दी जाती, उसे क्या कहा जाता? रतन बली, रत्न बली उसे कहा जाता। ठीक है, तो ये था यज्ञ नंबर 1। उतारो इसको यू करके, एकदम सीधी सीधी बात, यज्ञ करके दिखाऊंगा रे तुम्हें तुम्हारे सामने। तुम चाहे भाग लो या ना लो, रतन बली दोगे या नहीं है बता दो। आशीर्वाद तो दे ही सकते हो कि आप सैकड़ों साल तक राजा रहे, आप जैसा राजा हमें मिलता रहे।
या वो भी नहीं दोगे? वो तो दे ही दोगे। अरे ऐसे तो कोई ना बोलेगा, वो घर जाकर के जब सेना दिखाऊंगा ना तलवारों से लैस, तब तुम सब बोलोगे। एक यज्ञ मैंने पहले समझाया था, अश्वमेघ यज्ञ बताया था तुम्हें, समझाया था कि साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है। तो यज्ञ नंबर 2 चूंकि समझाया हुआ है, अश्वमेघ यज्ञ, ये किसके लिए किया जाता था दोस्तों? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैंने बहुत कहानी ध्यान से सुनाई हुई थी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो 2 यज्ञ तो समझ में आ गए। तीसरे यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। तो ये राजा का शक्ति प्रदर्शन के लिए, इसमें यज्ञ के बाद रथ दौड़ होती थी। रथ दौड़ होती थी और इसमें पक्का राजा जीतता था। ये शक्ति प्रदर्शन के लिए। ये मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे मान लो कि राजा बने कई दिन हो गए, मुझे ही मान लो 10 एक साल राजा बने हो गए, तो कई लोगों को जिनके साथ उठता बैठता उनको लगता है यार यही तो है, क्या है। पब्लिक में भी भय थोड़ा कम हो गया, लोग विद्रोह करने लग जाते हैं। कई बार तो सेनापति, कई मेरे मंत्री संतरी भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, जनता में भय उत्पन्न करने के लिए ये यज्ञ आयोजन करूंगा। और इस यज्ञ में आयोजन करने के बाद जैसे ही यज्ञ पूरा होता, मेरे सेनापति, मेरे सभी मंत्रियों और अन्य लोगों के रथों को बराबर लाइन में खड़ा करवा दिया जाता। और फिर यज्ञ का पुरोहित झंडा दिखा करके यज्ञ का, और वो कहता 1 2
टीन, बस फिर दौड़ शुरू होती है रथों की। इसके बाद राजा का रथ आगे निकल जाता। मान लो राजा का रथ आगे ना निकल करके सेनापति का रथ आगे निकल रहा है, या किसी और मंत्री का रथ आगे निकल रहा है, तो राजा उसको देखता, बोला अच्छा तू मेरे से आगे जा रहा है, आज की आज ही तेरे को नहीं हटाया तो तू देख ले। वो बाबड़ा पीछे कर लेता, नहीं जी जाओ आप राजा हो। तो राजा का रथ आगे निकलता, तब चारों तरफ संदेश फैल जाता पब्लिक में भी, और राजा अपने वाला बहुत शक्तिशाली है अभी तो, वो रथ दौड़ में सबसे आगे निकला था, बहुत पावर है उसमें, विद्रोह मत कर देना। तो लोगों में भय हो जाता था, शक्ति का प्रदर्शन होता था, समझ रहे हो ना। तो ये दिखावा था। अब मान लो कि राजा को राज करते करते बहुत सारा समय हो गया, और थोड़ा थोड़ा राजा बुढ़ापा में भी आ गया हो, तब नंबर 4 यज्ञ की जरूरत पड़ती थी। इसको अग्निस्टोम यज्ञ कहते थे। कई जगह इसका नाम सोम यज्ञ भी मिलता है। ये बहुत लंबे समय चलता था। इसमें राजा में दैवीय शक्तियों का प्रवेश कराने हेतु लंबे समय चलता था, तक चलता था। ठीक है। इसमें ये हमेशा चांदनी रातों में होता था, मैंने बताया था आपको। सोमरस एवं पशु बलि दी जाती थी। मान लो राजा कमजोर हो जाए, या मान लो कि बुढ़ापे में आ जाए, उसे लोग कमजोर समझ लें, तब ये यज्ञ करना पड़ता था, जरूरी था। राजा में कॉन्फिडेंस कम हो जाता था ना, जब राजा को लगता था यार अब हिम्मत कहाँ बची है, तब ये यज्ञ किया जाता था। तो इसमें क्या करना होता था आपको पता ही है। हाँ, सोमरस बनाते, और पंडित जी खूब बनाते, बहुत लंबे समय चलता, मतलब सालों साल। तो राजा को पिलाया जाता सोमरस, और दारू पीने के बाद राजा को लगता है मैं कौन है रे सामने, तो शक्ति आती कि नहीं आती है, तो देवीय शक्ति आ जाती, राजा के सामने कोई बात ही नहीं कर पाता। और फिर दारू पीने के बाद, राजा वैसे ही धार्मिक प्रकार के होते थे, लेकिन दारू पीने के बाद उन्हें पशु की बलि काट करके पशु खिलाए जाते, और साल भर तक दारू पिलाना और पशु खिलाना, तो राजा हष्ट पुष्ट हो जाता था। फिर कहता था हाँ भाई कौन है रे मेरे सामने, कोई नहीं था। तो देवी शक्तियां जो है, उनका प्रवेश करवाने के लिए ये यज्ञ आयोजित किया जाता था। बाकी तुम्हें मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है, सारी चीजें जो है तुम समझदार हो। ओके, लास्ट और 5वां यज्ञ, मुझे लगता है तुम्हें इसमें तो खूब मजे आए हैं इन यज्ञों में तो। हाँ, 5वां यज्ञ वो नर यज्ञ है, या पुरुष मेध यज्ञ जिसको कहते हैं, पुरुष मेध यज्ञ।
इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। और 25 यूप स्थापित किए जाते थे, यानी यज्ञ की 25 कुंड बनाए जाते थे। पच्चीस युग का मतलब 25 हवन कुंड, मतलब 25 पुरोहित एक साथ स्वाहा समर्पयामि, तो एक साथ तो 25 पुरोहित 25 हवन कुंड के अंदर जो है ना बैठ करके यज्ञ किया करते थे। और फिर लास्ट में मुख्य पुरोहित जो होता था ना, मैन हेड, हेड पुरोहित, हेड ब्राह्मण, हेड पंडित जी, वो एक पुरुष को गले को धीरे धीरे काटता था और स्वाहा। हालांकि ये गलत था, लेकिन था, ठीक है। आज कौन सा राजा बन रहा है जो आज है क्या? आज कहां जरूरत है, आज राजा बनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगली बात करें अब, उत्तर वैदिक प्रशासन लास्ट टॉपिक है, बस फिर उत्तर वेद काल का मामला राजनीति का खत्म हो जाएगा, ऋग्वेद उत्तरवेद, यानी अधिकांश जोर टूट जाएगा इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, तो प्रशासन की हेडिंग डाल दो, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। तो है प्यारे बच्चों, ऋग्वेद काल में प्रशासन नियमित नहीं है, और अब की बार प्रशासन नियमित होगा। क्यों? स्थायी बस गए, टैक्स स्थायी हो गए, अब नियमित कर तो टैक्स कलेक्शन करने वाला चाहिए ना, और फिर उसको संग्रह करने वाला चाहिए, तो अधिकारी फिक्स हो गए। और बड़ी बात, अब अधिकारी नौकरी भी कर लेंगे क्योंकि उनको तनख्वाह दे देंगे ना। अरे पहले तो राजा ही बापड़ा, तू बाजरे की रोटी दे के आती थी तब पेट भरता था, और अब अरे खूब धन है उसके पास, अब तुम्हारे जैसे 50 नौकर रखता है वो, तो हाँ, इसलिए प्रशासन स्थायी हो गया दोस्तों। लिख दे में, स्थायी प्रशासन की शुरुआत हुई, स्थायी प्रशासन की शुरुआत हुई। जिनमें कौन कौन है? वो तीन तो वही हो गए, एक तो पुरोहित। अच्छा, स्थायी प्रशासन में एक मिनट रुको, उसमें 12 रत्निन, यानी 12 जने महत्वपूर्ण हो गए, 12 रत्निन, तो कोष्टक में 12 रत्निन लिख दो, जिनमें एक पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा ग्रामणी, चौथा सूतकार। ये तो फिक्स ही हो गए। अब सूतकार कौन होता था, ये तुम्हें पहले नहीं पढ़ाया मैंने। ये रथ सेना का प्रमुख था। रथ सेना का प्रमुख, एक महिषी, महिषी, तो पहले तो बापड़े राजा की एक आध रानी होती थी, और वो भी छोड़ के चली जाती थी, और अब अनेक रानियां होती थी, जिसमें प्रधान रानी को महिषी कहा जाता था। सब पैसे का खेल है रे बेटा। हाँ, पहले जो था
राजा खुद भूखा रहता था और अब जो है खूब सारा धन है उसके पास में। तो अच्छा, तालियां भी बज रही हैं, मतलब किसी के मन को बात भा गई। अगला दोस्तों, भागदूत। जो भाग भाग करके टैक्स कलेक्शन करेगा। सातवां, संग्रहित्र। भागदूत यानी कर संग्रह करने वाला। संग्रहित्र, राजकोष अधिकारी। एक अक्षवाप यानी कि राजा को जुआ खिलाने वाला। तो जुआ भी खेलेगा, अब राजा के पास धन है रे। जुआ सहायक या आय व्यय गणना करने वाला। पालागल, अगला अधिकारी पालागल। पालागल यानी दरबार में जो शिष्टाचार का प्रमुख या संदेश वाहक। तो इस पालागल की भी खास बात थी, बाद में बताऊंगा। संदेश वाहक। अब अपने 3 बच गए। नंबर 10, स्थपति अर्थात सीमांत क्षेत्रों का प्रमुख। तक्सा अर्थात प्रधान तक्षक। तक्षक जानते हो? खाती, नाम सुना है कभी? खाती यानी कि लकड़ी का काम करने वाला। ओके, तक्षा। रथ रात बना देगा। कारपेंटर, ओह यस यस, कारपेंटर। 12, क्षता अर्थात राजमहल रक्षा प्रमुख। क्षता। तो तक्षा, प्रधान तक्षक, ये रथ भी बनाएगा। हाँ, कहीं रथ और किसी से बनवा ले, खाती बनाएगा रथ। तो यहां मैं लिख दूं रथकार, रथ बनाने वाला। रथ बनाएगा बेटा, खाती बनाता था पहले, रथ लकड़ी का होता था, बहुत जोरदार एकदम, जैसे चलते थे ना रथ में बैठकर, बहुत अच्छा लगता था। चले हो कभी? नहीं। बैठना, जिन लड़कियों का विवाह हो गया ना, वो तो शायद बैठ ली, नहीं बैठी। अरे वो क्या बोलते हैं, आजकल ट्रेंड है कि लड़की की डोली जो विदा होती है ना, तो थोड़ी देर रथ में बैठाते हैं। अच्छा वो, चलो कोई ना, ओरिजिनल नहीं होता तो कोई बात ना। तो 12 रत्नीन हो गए दोस्तों। एक बार देख तो लो यार।
देखो ना प्लीज, ये पहले पढ़ लिया, सेनानी भी पहले पढ़ लिया। सेनानी यानी सेना का प्रमुख, पुरोहित प्रधान सलाहकार, ग्रामीण गांव का प्रमुख, सूतकार। रथ सेना का प्रमुख है, लेकिन रथकार वो अलग है। महिषी प्रधान रानी, बागदूत मतलब, अरे बागदूत मतलब भाग भाग कर बोले तू दे दे रहा, टैक्स दे दे रहा, दे दे रहा, दे दे। भागदूत कर संग्रह करने वाला, संग्रहित संग्रह करने वाला। अक्षवाप जुआ, पालागल संदेशवाहक। संदेशवाहक सुना आपने, दूसरों को संदेश देता। पाए लागू, राजा ने ये कहा है, पाए लागू, राजा ने ये कहा, पालागल। अब तुम भाग रहे हो ना, तो मैं रट्टे मरवा देता ही हूं। तो मैंने बताया ना कि पालागल का मतलब संदेशवाहक, पाए लागू याद हो गया होगा। स्थपति स्थानीय जो क्षेत्र होते थे, सीमांत क्षेत्रों का प्रमुख है। तक्षक तो तक्षा है ही, क्षता यानी क्षति नहीं हो राजमहल की, राजमहल की रक्षा का प्रमुख। चलो फिर बात करते हैं, मिलते हैं 2 दिन के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।